सभी का स्वागत है। और जिस तरह से 2030 के भारत कार्यक्रम में हम 3 मुद्दों पर बात कर रहे हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। इन मुद्दों पर हम लगातार अलग अलग चेहरों से बात कर रहे हैं और आज जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में बताना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद आलम जी, जो कि बिहार के किशनगंज से जेडीयू पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और साथ ही साथ पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। मुजाहिद आलम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जी, जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुझसे जी बात करने के लिए। बिल्कुल। मुजाहिद आलम जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि हम 2030 के भारत की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे, तो जैसे किशनगंज की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको किशनगंज में गरीबी किस तरह, कैसे मतलब गरीबी से कैसे छुटकारा पा पाएगा किशनगंज, क्योंकि आप वहीं पर हैं और वहां की परिस्थितियों को बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे और देखते भी होंगे। डेली दिनचर्या में आपके सामने बहुत सी ऐसी चीजें आती होंगी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे किशनगंज गरीबी से छुटकारा पा पाए। आपको जैसा मालूम होगा, किशनगंज जिला जो बिहार का एक सीमांत जिला है। सीमांत से मतलब ये बांग्लादेश बॉर्डर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है बिल्कुल। और नेपाल सीमा को टच करता है। बगल में भूटान है, वेस्ट बंगाल है। हम्म और जो यहाँ पर जो अशिक्षा और गरीबी के मामले में पूरे देश में मैं समझता हूँ कि जो सबसे निचले पायदान पर जो जिले हैं उनमें से एक किशनगंज जिला है। तो गरीबी बिल्कुल। और अशिक्षा यहाँ की मुख्य समस्या है और जिसके कारण मैं समझता हूँ कि किशनगंज जिले से सबसे ज्यादा लोगों का पलायन देश के अन्य भागों में रोजगार के लिए होता है। लाखों लाख की तादाद में लोग बिल्कुल। जो है देश के अन्य हिस्सों में रोजगार के लिए जो है जाते हैं। अगर वो सुविधा उनको अगर किशनगंज जिले में मिल जाए जी तो वो जो है किशनगंज जिला भी विकसित होगा, उनको घर में ही रोजगार होगा। उसके लिए फोकस आपको जानना का नेपाल की तराई में होने के कारण यहाँ जो नदियां जी पहाड़ मैंने नेपाल के हिमालय पहाड़ से निकलती हैं, तो बहुत सारी नदियां हैं जो हर साल बरसात के मौसम में ये जो है बाढ़ की विभीषिका से जो है पूरे जिले के लोगों को, जिसमें लोगों का घर कट जाता है, लोगों को दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जो है फसल बर्बाद होता है सैलाब बिल्कुल। से, नदी कटाव से। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन और जगह जो दुनिया के जो विकसित देश हैं वहां जी पर वाटर मैनेजमेंट पर इतना काम किया गया है कि एक बूंद पानी भी बर्बाद जी वेस्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ से जो पानी है वो बरसात के दिनों में जो सब निकल के बह के समुन्द्र में चली जाती है, और जो है सुखा और जो है सूखे के दिनों में, गर्मी के दिनों में सुखाड़ की स्थिति रहती है। तो इस पे अगर नदियों का अगर सही से मैनेजमेंट हो, ये जो नदियां जितने हैं आपको किशनगंज जिले में महानंदा से लेकर के मेची, कनकई, बूढ़ी कनकई जो नदियां हैं और सहायक नदियां हैं, डोब जी जो है, परवान, ये मुख्य नदियां, इनको अगर एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए जी और इसके किनारे जो तटबंध बनाया जाए तो इस समस्या से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। किशनगंज जिले में उद्योग धंधे नगण्य है। मेन जो है यहाँ के लोग, मैं समझता हूँ कि जो है 90% लोग जो है जो खेती पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल, सही कह रहे हैं मुजाहिद आलम जी। लेकिन ये तो हमने समस्याओं की बात की, जैसे आपने कहा कि अगर वाटर मैनेजमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट से पानी की जो समस्या है, जिस वजह से कई लोगों के
घरों में भी दिक्कतें आती है ना, जैसे आपने कहा कि कई लोग पलायन कर लेते हैं, ये समस्याएं जो है वो तो हल हो जाएगी, लेकिन और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मतलब अगर हम बात यहाँ कर रहे हैं गरीबी की, भुखमरी की और शिक्षा की, तो इन तीनों समस्याओं के लिए क्या समाधान होना चाहिए, इस पर बात करना ये चाहिए। भी ये भी एक गरीबी का एक कारण है ना। हर साल किसान मजदूर बाढ़ की विभीषिका से कहते हैं, हम्म उनका घर तबाह हो जाता है, फसलें हम्म बर्बाद हो जाती हैं, मवेशी हम्म नदियों में बह जाती हैं। तो ये हम्म भी एक गरीबी का कारण है। तो वाटर मैनेजमेंट की बात किया, और इसमें एक जो यहाँ का बहुत ही लंबित परियोजना है, महानंदा बेसिन परियोजना, जिसके तहत हम्म नदियों को के दोनों किनारे पर जो है हम्म तटबंध बनाना है। तो इसमें फेज 1 का काम हो गया है, लेकिन जो सरकारी प्रोसेस जो इतना स्लो है, जिसके कारण वो जमीन पर नहीं उतर रहा। एक वो काम हो जाएगा, और एक काम है कोसी मेची लिंक परियोजना, जो हम्म मेची नदी से लेके कोसी तक सभी नदियों को इंटरकनेक्ट किया जाए, एक का पानी दूसरे में, जिसमें ज्यादा है वो कम वाले में, और उसको फिर सिंचाई में भी उससे बिजली भी पैदा होगा। ये सब हम्म स्कीमें हैं। अगर ये जमीन पर उतरती हैं तो यहाँ से गरीबी जो है दूर करने में बहुत ये मदद सहायक होंगी। और हम्म दूसरा कारण है कि अशिक्षा, शिक्षा के मामले में भी आप जब नेशनल इंडेक्स को देखेंगे तो बिल्कुल। किशनगंज जिला जो है देश के सबसे जो है कम लिटरेसी वाले जिलों में से एक है, जिसके कारण यहाँ पर जो भी बच्चे, जबकि हम्म 6 से 14 साल तक बच्चों को पढ़ाना है, उसको कोई मजदूरी नहीं करना, 18 साल तक। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर इतनी गरीबी है कि माँ हम्म बाप, उनको बच्चा 10-12 साल हो गया, उसको कहीं होटल में लगा दिया, किसी के घर में झाड़ू पोछा में लगा दिया। ये हम्म। टाइम उनके पढ़ने का, उसको जो है विकसित होने का, उसका मेंटल डेवलपमेंट होने का है, खेलने जी। कूदने का है। तो हम्म। ये भी अशिक्षा भी बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, बिल्कुल। तो मैं पहले भी बताया कि लोगों का यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पलायन होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल, के लोग, इसी से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे अशिक्षा की आपने बात कही, पलायन की आपने बात कही, कहा कि किशनगंज सबसे नीचे आता है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इतनी पार्टियां आई गई, किशनगंज जिले पर किसी का ध्यान नहीं गया क्या? कोई ऐसा नेता नहीं निकल गया है क्या जो किशनगंज पे ध्यान दे? या आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया गया हो कि लोग एटलीस्ट जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो जागरूक हों और समझें कि किशनगंज को डेवलप करने की जरूरत है? क्या वहां के लोग नहीं डिमांड करते हैं कि किशनगंज जिला कुछ आगे बढ़ना चाहिए? क्या लोग भी अब उसी ढाल में ढल चुके हैं? निश्चित रूप से आपने स्नेहा जी जो बात की वो बिल्कुल सही है कि मैं पहले पूर्व में 2 बार एमएलए रह चुका हूँ। इस बार मैं लोकसभा का चुनाव एनडीए के जेडीयू पार्टी, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ा था। किशनगंज हम्म जिला एक मुस्लिम बहुल जिला, 70% आबादी यहाँ हम्म मुसलमानों की है। तो हम्म यहाँ हिंदू आए माइनॉरिटीज में है। तो मैं हम्म बीजेपी के साथ गठबंधन था, मेरा एजेंडा फोकस था डेवलपमेंट, विकास और जनता की सेवा। और हम्म मैं पूर्व में भी विकास के मामले में अपने विधानसभा को बहुत ऊंचाई तक ले गया हूँ। हम्म लेकिन जो मेरे अगेंस्ट के जो पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस हो, AIMIM, उन्होंने हम्म सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण, उन हम्म वोटरों का ध्रुवीकरण कराने का काम किया, जिसके कारण जो है विकास और सेवा का एजेंडा जो है वो पीछे रह गया और मेरी हार हुई। तो लोगों को भी बिल्कुल। सोचना चाहिए कि विकास, हमारे बच्चे का भविष्य कैसे सुधरेगा, ये क्षेत्र हम्म। आगे कैसे डेवलपमेंट। मेरा मेरा ये जैसा कि इलेक्शन आपने, मैनिफेस्टो में था कि हाँ, यहाँ भी जैसा आपने इंडस्ट्रीज बोला होना कि चाहिए। किशनगंज में जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में है, मुस्लिम जी ज्यादा जी है वहां पर। देखिए, जी जी और ये पाया भी गया है कि जहां जहां
मुस्लिम ज्यादा संख्या में है वहां अशिक्षा ज्यादा पाई गई है। मतलब कि क्या ऐसा, जैसे हम माइनॉरिटी में देखें तो बहुत से आते हैं, और भी जब हमारे इंटरव्यूज होते हैं तो मेरा एक सवाल हमेशा यही सामने रहता है कि आखिर माइनॉरिटीज में जो एक पर्टिकुलर मुस्लिम समाज है वो शिक्षा से इतना दूर क्यों भागता नजर आता है। आखिर अगर हिंदूज हैं तो कम से कम सरकारी स्कूल में उनके बच्चे जाते दिखते ही हैं, लेकिन क्यों ऐसा है कि मुस्लिम समाज के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। जैसे आपने किशनगंज की बात कही कि माँ बाप छोटे छोटे मोटे नौकरी थमा देते हैं, कहीं होटल में कहीं कुछ नौकरी करने लगते हैं, तो शिक्षा से इतना दूर भागना क्या, मतलब इसके पीछे की वजह आज तक नहीं निकल कर सामने आई। नहीं, ये तो आपने सही कहा, लेकिन ये हर जगह नहीं है। आप मैं जब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल केरल का एक जिला है मल्लापुरम, मैं वहाँ गया हूँ। इसी केरला की तो बात ही अलग है सर, नहीं, केरला तो एजुकेशन में मल्लापुरम एक सबसे आगे है। डिस्ट्रिक्ट है, वो भी हाँ किशनगंज के तरह, वहाँ भी 70% मुस्लिम आबादी है। हाँ हाँ। लेकिन एजुकेशन के मामले में वो भी हम्म अन्य जिलों से, अन्य कम्युनिटी से पीछे नहीं है। तो हम्म। वहां के तरफ मैं वहां गया, वहां के गांव में, शहरों में, मल्लापुरम एज ए हम्म केस स्टडी देखा कि भाई क्यों यहाँ के लोग इतने शिक्षित हैं कि ये हम्म। सिस्टम यहाँ क्यों नहीं आ सकता। तो लेकिन बिल्कुल। मैंने वहां पाया कि जितनी सरकारी हम्म इनिशिएटिव है हम्म। इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए, उससे ज्यादा जो कम्युनिटी लेवल पर भी वहाँ वर्क हुआ है, तो बिल्कुल। सर के कारण लोग आपने शिक्षित हुए हैं। तो जी यहाँ भी हमारे लोगों को माइंडसेट बदलने की जरूरत है। लोग हम्म बहाना बताएंगे कि गरीबी है कैसे, लेकिन जितना फालतू खर्चा इधर उधर में करते हैं, उसमें जी। थोड़ा सा भी सेविंग करके हम हम्म। अपने बच्चे को बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने कहा कम्युनिटी लेवल पर एक माइंडसेट बदलने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती है। कहीं ना कहीं हम ही लोगों को आगे बढ़ना होगा और हम ही लोगों को कदम उठाने होंगे और इन सब चीजों को कह सकते हैं ना समाधान ढूंढने होंगे। तो आपने कम्युनिटी लेवल की बात ही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्या किया, मतलब एज अ मुजाहिद आलम, जैसे आपने कहा आप 2 बार एमएलए रह चुके हैं उस जगह से, जी तो जी जी आपका जी। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इन चीजों में? नहीं नहीं, एजुकेशन के लिए मैं जैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बना, जहाँ भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। और हम्म अपने कोचाधामन विधानसभा में एजुकेशन के लिए, माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए हम्म जो है जिला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, हम्म डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ हम्म पर सिर्फ 60 करोड़ से इनकी बिल्डिंगें अभी बनी है। अभी 152 टीचर्स की बहाली हुई, पदों की, टीचिंग नॉन टीचिंग, और जी। बहुत जल्द यहाँ शुरू होगा, हम्म जिसमें पूरे जिले के हम्म 100, इसमें 50 गर्ल्स, हम्म 50 बॉयज को जो एक हम्म टेस्ट के एग्जाम के तहत सेलेक्ट किया जाएगा। और हम्म उनका जो फ्री ऑफ कॉस्ट 9th to 12th, 9th 10th 11th 12th, उसका हम्म फूडिंग, लॉजिंग, एजुकेशन फीस, ड्रेस, मेडिसिन, इच हम्म एंड बुक, एवरीथिंग बिहार गवर्नमेंट बेयर करेगा। उसको बनवाने का काम किया। उसी तरह जीएनएम बना है यहाँ पर। उसी तरह हम्म लड़कियों के लिए जो है हमारे ही क्षेत्र में भेड़ियाडांगी में जो है, हम्म जो ये बनाया गया है आईटीआई पॉलिटेक्निक। हम्म उसी तरह जो है हम हमारे ही क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप जानती हैं, जो बिल्कुल। अलीगढ़ में है, उसका ब्रांच के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार से ये करके जो हम्म है जमीन भी दिलाया बिहार गवर्नमेंट से, और वहाँ हम्म पढ़ाई भी शुरू हुई। लेकिन हम्म केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलने के कारण, मामले को जो एनजीटी में फंसने के कारण हम्म। वो बदहाल है, वो फुल फ्लेज नहीं हो पा रहा है। मतलब कुल मिलाकर अगर दूसरा, कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ अड़ंगे आ जाते हैं, उस वजह से वो भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाता। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, 2030 तक लक्ष्य मिला है भारत देश को गरीबी हम्म, खत्म करने का। क्या लगता है आपको, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और क्वालिटी एजुकेशन, ये 3 प्रमुख कह सकते हैं लक्ष्य हैं, तो क्या भारत देश 2030 में ये लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा? आपको क्या लगता निश्चित रूप से अगर जो हमारे देश का नेतृत्व
जो है इस तरह के फैसले लेते हैं जिससे कि गरीबी अशिक्षा दूर हो, लोगों को रोजगार मिले। उसी तरह किशनगंज जिला जो इतना बदहाल है, इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, तो उसके लिए जो कोई ऊपर लेवल पर जो इनिशिएटिव जो हमारे सांसद हैं उन लोगों ने उन्होंने जो है कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि यहाँ की गरीबी दूर हो, अशिक्षा दूर हो, यहाँ के गरीबों का बेटर जो है हेल्थ मैनेजमेंट हो, उनका बेहतर इलाज हो। लोग जो है दवाई के बिना, इलाज के बिना जो है दम तोड़ देते हैं। तो ये सब तो हम लोगों का था, लेकिन जनता ने विकास और सेवा के बदले वो धार्मिक आधार पर पोलराइज हो गया कि हम लोग बीजेपी के साथ थे। जो हमारे विपक्षी पार्टियां थी वो बीजेपी का डर दिखा करके जो है वो अपना जो है नैया पार कर लिए और हम लोग चुनाव कुछ वोटों से हार गए। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, और जो है इस तरह से नेता लोग जो निकम्मे लोग होते हैं वो आखिर में वो धर्म हरा लेते हैं अपनी चुनावी नैया पार लगाने के लिए। तो इससे क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये कहीं का भी कोई भी नेता अगर करता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा कि कहीं ना कहीं क्षेत्र का इससे नुकसान होता दिख रहा है। और धार्मिक अगर देखें, धार्मिक और धर्म के हिसाब से अगर लोग वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ही इसमें गुमराह किया जा रहा है। लोग इसमें असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम अपने धर्म को चुने या फिर डेवलपमेंट को चुने। तो जैसा आपने कहा कि हम डेवलपमेंट पर फोकस किए थे, उसके डेवलपमेंट को बेस रख के चुनाव आपने लड़ा। तो मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ, क्या किशनगंज की जनता जो है, किशनगंज की जनता को डेवलपमेंट नहीं चाहिए क्या? क्या उनका माइंडसेट उसी हिसाब से ढल चुका है कि उनको धार्मिक के हिसाब से, धर्म के हिसाब से ही आगे बढ़ना है? और धर्म के अगर हिसाब से आगे बढ़ना है तो फिर धर्म में तो रहता है कि शिक्षित होना चाहिए, तो शिक्षित क्यों नहीं है वहां के लोग? यानी मुख्य रूप से अशिक्षा है। लोग शिक्षित हो जाएंगे। हमारे जो टॉप लीडरशिप पॉलिटिशियंस नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित हो, जागरूक हो, लोगों की स्थिति सुधरे। उनकी लोग अगर एजुकेटेड होंगे, डेवलप होंगे, उनकी आय बढ़ेगी, तो इनकी जो दुकानदारी है ये तो बंद हो नहीं चल जाएगी। पाएगी। इसलिए लोगों को अंधकार में रखते हैं। यहाँ की जनता बहुत ही इनोसेंट है, इनको भी विकास चाहिए। लेकिन 5 साल ये विकास के लिए तरसते हैं। लोग जो है हाहाकार करेंगे कि बिजली की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। लेकिन जब चुनाव आएगा अंतिम क्षण में, लास्ट 1-2 दिन में, फिर जो है धार्मिक आधार पर पोलराइज होकर के जो है वोट करते हैं। जनरली ये देखा जाता गया है, और ये किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। किसी को अगर इस तरह से अगर वोट मिल जाएगा, वो अगर एमपी बन जाएगा, उसको काम करने की क्या जरूरत? चाहे कोई भी, हम ही अगर बन जाएंगे तो मैं क्यों लोगों की सेवा करूंगा? क्यों क्षेत्र के विकास के लिए सोचूंगा, क्षेत्र का विकास करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर वोट मिलना और राजनीति कहीं ना कहीं सीधे सीधे जनता के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है, और फिर उसके बाद ये स्थिति होती है कि विकास नहीं हो पाता है क्षेत्र का। आपने एक और चीज कही कि जो पॉलिटिशियंस है वो ही नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जो धर्म की राजनीति वाला कह सकते हैं हथियार अपनाया जा रहा है उनके द्वारा, वो कहीं ना कहीं हथियार काम नहीं आएगा। तो अगर पॉलिटिशियंस जो कि पावर में बैठे हैं वही नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित हो और देश में अच्छी शिक्षा मिले, तो फिर 2030 का जो लक्ष्य है, 2030 तक जो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए देश को, ये 2030 तक ये जो लक्ष्य हासिल करना है वो कैसे हासिल होगा? नहीं हो पाएगा। आप देख रही हैं कि अभी वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में इंडिया का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। जब तक उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एजुकेशन को रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक जो है ये संभव नहीं है। सिर्फ हम वादे कर लेंगे और उसके लिए कोई काम नहीं करेंगे,
किसी भी देश को विकसित करने के लिए सब उसका बैकबोन है एजुकेशन। जब तक हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है ये लक्ष्य पाना मैं नहीं समझता हूँ। आज इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से जितने भी टैलेंट है वो कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड। ब्रेन ड्रेन की थ्योरी है अपना, सब हायर स्टडीज के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आज एनआरआई हैं, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है। उन लोगों ने आईआईटी से जो है डिग्रियां ली और उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिला, बेटर फैसिलिटीज मिला, वहाँ बेटर स्कोप मिला, तो वहीं चले गए, आज वहाँ बस गए हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता नजर आ रहा है कि बहुत से युवा भी आजकल भारत देश में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं। एक बात इसमें और निकल के सामने आती है कि भारत की जो इंडिया की पढ़ाई है उसका कुछ अलग मायने हैं। सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पर पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल चीजें कम होती हैं। बाहर बाहर के जी जी, देशों में निश्चित रूप से। प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो वहाँ की पढ़ाई लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इसलिए भारत देश के युवा जो मैक्सिमम है अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए हमेशा, या बैचलर डिग्री 12वीं के बाद लोग बच्चे जो है वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना जी कहीं जी जी। यहाँ पर भी सुधार करने की जरूरत है। ऐसे तो फिर भारत का जितना भी युवा है दूसरे देश में जाके बस जाएगा, तो फिर वहां की डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इंडिया ऐसे ही दबता जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि अभी जैसे कि आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां पर आपने कहा कि हार हुई, लेकिन आपने डेवलपमेंट को लेकर फोकस किया था। तो डेवलपमेंट को लेकर जो भी आपके मायने आपने निकाले थे कि हम इन बेसिस पे काम करेंगे, क्या अभी भी आप उसी पर अडिग हैं? 2030 के भारत में जैसे लक्ष्य मिला है, तो आपकी तरफ से मैं क्या कंट्रीब्यूशन देख पाऊंगी 2030 के भारत में, कि जब 2030 के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हमको दिखने लगे कि हाँ भारत में सुधार हो रहा है, तो उस वक्त मैं मुजाहिद आलम जी से उनका भी कंट्रीब्यूशन सामने दिखाऊंगी कि हाँ मुजाहिद आलम जी ने 2030 के भारत में गरीबी, भुखमरी या शिक्षा में अच्छा स्तर पाने के लिए कुछ ऐसे काम किए। तो आपकी तरफ से और मैं क्या इनिशिएटिव देख सकती मैं तो अभी इसी इस पर मैं न कोई जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन हूँ? अपने तरफ से मैं जहाँ भी जाता हूँ, एजुकेशन पे जो भी सेमिनार वगैरह आता है या गांव में जाता हूँ, जो हम्म रिलीजियस हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको भी क्या कहता हूँ कि जो हम्म है आप जो है लोगों को जो है प्रेरित करें शिक्षा के जी तरफ, कि पहला काम यही है कि जो हम्म है हम अपने बच्चों को हम्म शिक्षित करें और बेटर से बेटर जितना हम अफोर्ड कर सकें जो हम्म है दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करने से बेहतर है। तो अभी हम्म तो मैं यही कर सकता हूँ। और आप जानते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री की सरकार है, एनडीए की हम्म सरकार है, नीतीश कुमार जी जी के नेतृत्व में उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, पॉलिटिक्स में उन्हीं से प्रेरित होकर आया हूँ। तो हम लोग अपने ओर से भी चुनाव जरूर हारे हैं। जो बेसिक चीजें ये हैं मैं ये जो थोड़ा सा कटाक्ष रहेगा, लेकिन बिहार के लिए जितने भी नेता हैं सब कहीं ना कहीं बिहार की जनता को मूर्ख बनाते हैं। इतनी सरकार आई गई बिहार की जनता को, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या समझते हैं नेता लोग, लेकिन हमेशा मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई कर ली तो आईएएस अफसर या किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे ही आपको दिखेगा। आईएएस या ऑफिसर जितने भी हैं सब अच्छी अच्छी पोजीशन पे दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अशिक्षा होने की वजह से, डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से, इंडस्ट्रीज नहीं होने की वजह से बिहार ऐसे पिछड़ा दिखता है। अब ये कब आगे जाएगा और कब इसका डेवलपमेंट होगा, ये आगे अब देखते हैं कैसे। क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी साथ में है, तो अब देखते हैं। नीतीश कुमार जी ने खैर किया है। बहुत कुछ किया है। बिहार जो एक बीमारू राज था, जो हम्म उसको पिछले 18 सालों में आज हम्म बिहार जो है देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज बना है। और बिल्कुल महिला ठीक है आगे। सशक्तिकरण जितना काम बिहार में हुआ देश के किसी राज्यों में नहीं। बिहार हम्म में
आपको मालूम है 26.2% महिलाएं पुलिस की नौकरी में, ये देश के किसी राज्य में नहीं। तो मुख्यमंत्री हमेशा एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किए हैं, विकास पर फोकस किए हैं, और जो बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण, जब आधी आबादी महिलाएं हैं, वो जब आगे नहीं आएंगी, वो जब मजबूत नहीं होंगी, तो हम बिल्कुल। जो है एक विकसित राज्य या विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और आगे देखते हैं कैसे विकास होता है, 2030 के भारत का लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है। और जैसे कि 3 प्रमुख मुद्दे हैं, गरीबी और भुखमरी, साथ ही साथ अच्छी शिक्षा, तो इसको लेकर कैसे काम होता है बिहार में, वो देखने वाली बात होगी। और अगर मैं पूरे देश की बात करूं, तो पूरे भारत देश में किस तरीके से 2030 के भारत को लेकर काम होगा, ये अब आगे चल के तो समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुजाहिद आलम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। तो 2030 के भारत में जैसे हम बहुत से चेहरे सामने लाते हैं, वैसे ही आज हमारे साथ मुजाहिद आलम जी जुड़े हुए थे। उन्होंने किशनगंज की स्थिति बताई, किस तरह की हालात वहां पर बने हुए हैं। क्या शिक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि शिक्षा के अगर देखें तो बच्चे वहां पर पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल जाने के लिए उनके जो पेरेंट्स है वही स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो शिक्षा को लेकर, गरीबी को लेकर, भुखमरी को लेकर हालात वहां पर भी बहुत खराब नजर आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं 2030 तक क्या वहां पर डेवलपमेंट होता है, किस तरीके की योजनाएं और सामने आती हैं, जिससे किशनगंज के हालात जो है वो सुधरते दिखेंगे। तो और एक पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी। मुजाहिद आलम जी ने भी एक पॉइंट कहा था, हालांकि उसके ऊपर मेरा सवाल भी आया था, और मैं फिर से एक बार वही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो देश के राजनेता है वो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बातें सामने निकल कर आ रही है, और कई लोगों से जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तभी भी ये सुनने में आती है कि शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा तो गरीबी और भुखमरी कहीं ना कहीं अपने आप कम होती नजर आएगी। तो सबसे बड़ा जो टारगेट होना चाहिए वो क्वालिटी एजुकेशन पे होना चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को भी और राजनेताओं को भी, सभी को ध्यान देने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो शिकायत है शिक्षा को लेकर वो लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी हम आपके सामने कुछ ऐसे ही चेहरे लाते रहेंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2030 तक भारत देश की स्थिति कैसे सुधरेगी, क्या क्या ऐसी योजनाएं और क्या ऐसे समाधान सामने आ सकते हैं जिससे 2030 के भारत के लक्ष्य जो है वो प्राप्त होते दिखेंगे। धन्यवाद।